बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ साइकोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम बहुत पीछे से जाकर, बैक से जाकर, उसकी जहाँ से उसकी ओरिजिन होता है उस चीज़ का, जहाँ पे जाके हमें लगता है कि यहाँ पे लोगों ने इस चीज़ की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था, हम वहाँ से जाके इसको स्टार्ट करें। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एरा से। बहुत पुराना, हज़ारों साल पहले पत्थर के ज़माने में जो हीलर्स थे, जो इलाज करने वाले लोग थे, वो ट्रैफिनेशन का जो मेथड था वो यूज़ करते थे। अब ट्रैफिनेशन का मेथड यूज़ क्यों किया जाता था? उनका ये ख्याल था कि जब भी कोई साइकोपैथोलॉजी होती है, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो वो इसलिए होता है कि ब्रेन पर प्रेशर पड़ जाता है किसी वजह से। किसी भी वजह से ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो जो प्रेस करता है ब्रेन को, और उस नतीजे में जो ब्रेन है वो प्रेस्ड हो जाता है और साइकोपैथोलॉजी क्रिएट हो जाती है। उस दौर में, उस वक़्त के जो हीलर्स थे, जो इलाज मुआवजा करने वाले लोग थे, या जो आप कह सकते हैं जो हकीम थे या डॉक्टर्स थे, उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसको हम ट्रैफिनेशन कहते हैं और इसको हम ट्रैपनिंग भी कहते हैं। आप ट्रैफिनेशन का वर्ड याद रखें, ईजी है। अब ट्रैफिनेशन बेसिकली क्या था? इन दिस मेथड अ सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय हीलिंग ऑफ द ब्रेन। इसमें एक सर्जिकल ऑपरेशन किया जाता था ब्रेन को ठीक करने में, ब्रेन का इलाज करने में। कैसे ऑपरेशन किया जाता? इन ट्रैफिनेशन अ प्लग लाइक पीस ऑफ बोन वाज टेकन फ्रॉम द स्कल बाय सर्जिकल ऑपरेशन। अब उसमें क्या था कि ट्रैफिनेशन में एक प्लग लाइक पीस ऑफ बोन, यानी एक हड्डी का टुकड़ा, एक यहाँ से हड्डी का टुकड़ा निकाला जाता था और उस ऑपरेशन करके निकाला जाता था और उसको यूज़ किया जाता था बेसिकली। और ये ख्याल किया जाता था कि जब हड्डी का वो टुकड़ा एक निकाल लिया जाता है, या ब्रेन में एक प्लग लाइक जो स्ट्रक्चर है वो निकाल ली जाती है, एक होल कर दिया जाता है, सुराख कर दिया जाता है, तो उस वजह से जो ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ होता है वो रिलीव हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उस वक़्त के जो डॉक्टर्स थे या जो हीलर्स थे, उनका ख्याल ये था कि ब्रेन में पैथोलॉजी इस वजह से होती है कि ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। कोई भी बंदा अगर नफसियाती तौर पर बीमार है तो उसकी वजह, उसके जो रूट कॉज है, बेसिकली उसकी जो कॉज है वो उसको वो मानी जाती थी कि ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से बंदा किसी भी साइकोपैथोलॉजी का शिकार होता था। और उसके लिए वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए ट्रैफिनेशन का जो अमल था वो यूज किया जाता था। ट्रैफिनेशन का अमल क्या था? ब्रेन में सुराख किया जाता था एक औजार लेकर, और वो सुराख करके ट्रैफिनेशन का उसको जो एयर प्रेशर था, जो किसी भी चीज़ का प्रेशर था, उसको रिलीज किया जाता था। एक्सपर्ट्स क्लेम दैट दिस प्रेशर बिकम द कॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑन ब्रेन। अच्छा, एक्सपर्ट थे जो उस वक़्त के, उनका ये ख्याल था कि जो वो प्रेशर था जो ब्रेन के ऊपर, वो ब्रेन की स्वेलिंग का जो था वो कॉज बनता था, उसकी जो रूट कॉज बनता था। इसी वजह से सुराख किया जाता था और सुराख करके वो प्रेशर जो था वो रिलीज किया जाता है। लाइक मैं भी आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देखें दिस वन, ये यू कैन सी दिस, ठीक है। यहाँ पर सुराख किया हुआ है, और यहाँ पर सुराख क्यों किया हुआ है कि उनके ख्याल में ये था कि यहाँ पर चूंकि ब्रेन, ये बंदा जो था या बंदी थी जो भी था, कि इसके ऊपर एक जो इसके ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो स्वेलिंग हुई है। लिहाजा यहाँ पर सुराख को उन्होंने एक सुराख करके हड्डी में से एक स्ट्रक्चर को निकाल कर और उस प्रेशर को रिलीज किया। अब यू कैन सी दिस वन। अब ये वो एक औजार था जिसके जरिए ब्रेन में सुराख किया जाता था, हड्डी में सुराख किया जाता था। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है जी। इस तरह और बहुत सी पिक्चर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एक सुराख हुआ है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखें, ये सुराख किया गया है ब्रेन में यहाँ पर। उसके बाद ये देखें, ये सुराख किए गए।
तो काफ़ी जो एक था इसका ट्रैफिनेशन का जो एक बड़ा दौर था, और उस दौर में ब्रेन में सुराख किए जाते थे, जिसकी वजह से जो उनके ख्याल में जो प्रेशर था वो कम हो जाता था और बंदा जो था वो ठीक होने की तरफ चल पड़ता था। उसके बाद आ गया अर्ली आइडिया रिगार्डिंग लिंक बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस प्रेजेंटेड बाय फ्रेंड्स गाल। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कि एक दौर ऐसा था कि जब ब्रेन और बिहेवियर के बारे में कोई लिंक नहीं समझा जाता। ब्रेन को एक अलग चीज़ समझा जाता था, इंसान के बिहेवियर को एक अलग चीज़ समझा जाता था, पर्सनैलिटी को एक अलग चीज़ समझा जाता था, इंटेलिजेंस को लोग एक अलग इंग्रेडिएंट समझते थे या एक अलग कंस्ट्रक्ट समझते थे या कॉन्सेप्ट समझते थे। कोई इनके दरमियान में लिंक नहीं था। आज के दौर में जो आज की साइकोलॉजी है वो तो हमें ये बताती है कि ब्रेन और बिहेवियर में लिंक पाया जाता है, लेकिन उस ज़माने में ब्रेन और बिहेवियर में कोई लिंक नहीं पाया जाता था, कोई भी ख्याल नहीं था। तो जो अर्ली आइडिया था उसमें क्या किया गया कि लिंक बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस प्रेजेंटेड बाय फ्रेंड्स गाल। फ्रेंड्स गाल ने पहली दफ़ा ब्रेन, बिहेवियर, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस के दरमियान में लिंक को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा कि बिहेवियर कोई भी हो या पर्सनैलिटी हो या इंटेलिजेंस हो, उसका ताल्लुक ब्रेन के साथ होता है। ये नहीं हो सकता कि ब्रेन का इनके दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ यानी बिहेवियर, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड सो ऑन बाकी चीज़ों के साथ लिंक ना हो। दैट वाज इम्पॉसिबल। उसने फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स गाल ने ही इंट्रोड्यूस द आइडिया, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर। अच्छा, फ्रेंड्स गाल ने एक डॉक्ट्राइन, एक जो आप ये कहते हैं कि मेथड जो था, एक फिलोसफिकल मेथड था, वो उसने एक हमें बताया जिसको फ्रीनोलॉजी का नाम दिया गया। अब फ्रीनोलॉजी क्या थी? बेसिकली फ्रीनोलॉजी एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन अ ट्रेड बिकम वेल डेवलप्ड। उसने कहा फ्रीनोलॉजी बेसिकली जब एक ट्रेड जो होती है किसी भी इंसान की, जो एक वो हम आगे चल के पढ़ेंगे ट्रेड थ्योरी को, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेड क्या होती है। ट्रेड पर्सनैलिटी, ट्रेड बेसिकली होती है नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, नंबर ऑफ बिहेवियर्स, दोज combine to each other to form a personality। तो उसने कहा कि जब भी कोई ट्रेड जो होती है वो वेल डेवलप्ड हो जाती है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच लिंक्ड विद दैट पर्टिकुलर ट्रेड विल एक्सपैंड। तो वो ब्रेन का जो हिस्सा जो उस ट्रेड के साथ लिंक होता है वो एक्सपैंड हो जाता है। लाइक अगर मेरी राइटिंग अच्छी है तो जब मैं प्रैक्टिस करता जाऊंगा मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उस वो एरिया जिसका ताल्लुक ब्रेन का, वो एरिया जिसका ताल्लुक मेरे लिखने के अमल से है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद पर्सन हु स्टडी द मेजर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन वाज पेरी फ्लोरेंस। अब क्या था? वो बंदा जिसने ब्रेन के मेजर फंक्शंस को पहली दफा स्टडी किया उसको पेरी फ्लोरेंस कहते हैं। वो पेरी फ्लोरेंस था जिसने ब्रेन के मेजर फंक्शंस को फर्स्ट टाइम स्टडी किया। फ्लोरेंस यूज मेथड ऑफ स्टडी और फंक्शन ऑफ use the method of study of the functions of the brain named extirpation। अच्छा, इसको extirpation यूज किया गया। extirpation is also called ablation। अब ये क्या था ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप इसको समझे कि फ्लोरेंस ने पहली दफा एब्लेशन का जो एक जो तरीका था वो यूज किया ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। क्या किया गया? फ्लोरेंस वो पहला बंदा था जिसने एक्सट्रपेशन या इसको हम एब्लेशन भी कहते हैं उसका यूज शुरू किया किसी भी बंदे के बिहेवियर या ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। इन एक्सट्रपेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सर्जिकली रिमूव एंड ऑब्जर्व द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रेन। अब क्या था? अब चूंकि हमारा ये एक यकीन भी है, हमने बुक्स में पढ़ा भी है कि हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, उन तमाम का ताल्लुक ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया के साथ है। जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि जो फ्रंटल लोब है बेसिकली ये एग्जेक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करती है। उसके अलावा जो इसके अलावा ये मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। उसके अलावा जो पैराइटल लोब है बेसिकली ये आपकी सेंसेस को कंट्रोल करती है। उसके अलावा आपका जो टेम्पोरल लोब है ये आपकी
हेयरिंग और इसके अलावा जो आपकी ऑक्सीपिटल लोब है, ये आपकी विजुअल फंक्शनिंग जो है उसको कंट्रोल करती है। तो उसने क्या किया, उसने जो उसके ख्याल में उसने देखा ये कि वो ब्रेन का एक बिहेवियर रिमूव करता था और फिर देखता था कि बंदे की या फर्द की किस चीज पर इफेक्ट हुआ है। मोस्टली उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो एनिमल्स पे होते थे, तो उसने एनिमल के ब्रेन का एक हिस्सा रिमूव किया और फिर देखा कि कौन सा जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हुआ है। इस तरह जो फ्लोरेंस था, फ्लोरेंस ने ये भी एक चीज ये भी दरियाफ्त की कि ब्रेन का कौन सा जो पार्ट है वो किस तरह के बिहेवियर से लिंक है। दैट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन इन न्यूरोसाइकोलॉजी। आगे आ जाता है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स स्टडी दैट हाउ माइंड प्ले रोल इन अडेप्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। विलियम जेम्स का ये ख्याल था, जो हम सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म में भी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कि उसने कहा कि हमारा ब्रेन जो है वो कैसे वर्क करता है। उसने इस चीज को स्टडी किया कि किसी भी इन्वायरमेंट में, नए इन्वायरमेंट में, नए माहौल में इंसान अपने आप को ढालता है, तो वो ब्रेन के कौन से ऐसे रोल्स हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, किस तरह ब्रेन जो है वो किसी भी बंदे को एक नए इन्वायरमेंट में सरवाइव करने या अडेप्टेशन अख्तियार करने में उसकी हेल्प करता है। विलियम जेम्स was the great contributor in developing functionalism. अब we already discussed all these things कि वो functionalism का एक बानी था। In functionalism, विलियम जेम्स functionalism का बानी था। विलियम जेम्स जॉन डेवी is another important name in functionalism. विलियम जॉन डेवी is an important name. ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम फंक्शनलिज्म में पढ़ा था कि और बहुत सारे कौन से थिंकर्स हैं, तो उनमें जॉन डेवी का नाम भी था, वो भी था। जॉन डेवी criticized on the concept of the reflex arc. जॉन डेवी ने रिफ्लेक्स आर्क का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको उसने उस पर क्रिटिसाइज किया। जॉन डेवी बिलीव दैट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट। उसने कहा कि जो साइकोलॉजी है बेसिकली वो शुड बी फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेशन। यानी कि उसने कहा कि साइकोलॉजी को बेसिकली देखना चाहिए कि जो इंसान है वो किसी भी इन्वायरमेंट में को अडेप्ट करने में उसका क्या मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे उसकी जो साइकोलॉजी है वो काम करती है। आगे आ जाता है जी पॉल ब्रोका। पॉल ब्रोका basically was another important name in physiological psychology. Broca was considered the first person who first time explained the link between functional impairment and specific area of the brain. पहला बंदा था जिसने कोई भी जो एक फंक्शनल इम्पेयरमेंट और ब्रेन के एरिया का आपस में ताल्लुक देखा। यानी इसका जो था काम वो लैंग्वेज पे था, लैंग्वेज प्रोडक्शन पे था। उसने देखा कि अगर लैंग्वेज प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो कौन से ब्रेन के एरिया की वजह से उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि कौन सा ब्रेन का एरिया इफेक्टेड है जिसकी वजह से लैंग्वेज प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम है। इसने ब्रोका एरिया के नाम से एक ब्रेन के हिस्सा भी एक दरियाफ्त किया था। Broca discovered that language production is linked with impairment in the brain area located in left side of the area of the brain. Broca ने कहा कि लैंग्वेज प्रोडक्शन की जो इम्पेयरमेंट है उसका ताल्लुक ब्रेन के एक हिस्से से है जो कि लेफ्ट साइड में सिचुएटेड करता है, जिसका नाम ब्रोका एरिया है। ब्रोका एरिया which is linked with language production is called ब्रोका एरिया। इसी तरह जब उसने वो दरियाफ्त कर लिया कि जब फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है लैंग्वेज प्रोडक्शन में तो वो ब्रेन के किस एरिया के साथ लिंक करता है, यानी कि ब्रेन का कौन सा एरिया डिस्टर्ब है जिसकी वजह से जो लैंग्वेज प्रोडक्शन में इम्पेयरमेंट आ रही है, तो उस एरिया को उसने ब्रोका एरिया का नाम दिया था। आगे आ जाता है फिनिस गेज केस, द फेमस केस व्हिच एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर। फिनिस गेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो ब्रेन और बिहेवियर के लिंक के बारे में अपनी जो है वो एक राय देता है, अपने एक जो एक्सप्लेन करता है उसको ब्रेन और बिहेवियर के लिंक। फिनिस गेज स्टोरी इज आल्सो नोन एज कॉबार केस। इसको कॉबार केस भी कहते हैं। फिनिस गेज केस वाज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन न्यूरोसाइंस बिकॉज ग्रेट कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है, चूंकि जब इसने ये केस था जब उसके एक रॉड लगा था और जो वो उसके बैक साइड ऑफ द हेड से लेकर वो उसकी आंख वाले हिस्से से निकल गया,
तो अब उन्होंने देखा कि वो जो हिस्से डैमेज हुए हैं रॉड की वजह से, जहाँ जहाँ से रॉड गुजरा है, तो वो जो हिस्से डैमेज हो गए हैं तो उसकी वजह से उसकी फंक्शनल इंपेयरमेंट कौन कौन सी हुई है, उसके बिहेवियर में कौन कौन सी तब्दीली आई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था न्यूरोसाइकोलॉजी में कि वहाँ पे भी जो साइंसदान थे उन्होंने उनको ये सीखने और समझने में आसानी पैदा हो गई कि ब्रेन के किस हिस्से की खराबी की वजह से पर्सन में कौन सा जो एक फंक्शनल इम्पेयरमेंट आती है। उसके बाद आ गया फिनिक्स गेज फेस अ टेरिबल एक्सीडेंट एंड सफर्ड फ्रॉम सीरियस ब्रेन इंजरी। जॉन्स मदर इंट्रोड्यूस, अच्छा इसमें यह है कि उसको बताया गया है कि जो फिनिक्स गेज था उसको एक एक्सीडेंट उसको फेस करना पड़ा जिसकी वजह से उसको सीरियस ब्रेन इंजरी हुई। उसके बाद जो उस वक्त के साइंसदान थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे या न्यूरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर इस फिनिक्स गेज के जो एक केस था उसको थॉरोली स्टडी किया और उसके नतीजे में पहुंचे कि जो ब्रेन में फंक्शन डिस्टर्बेंस आई है, जो इंजरीज हुई है, उसकी वजह से गेज के कौन कौन से बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब हुए, यानी कि उन्होंने वहां पर भी ब्रेन और बिहेवियर का लिंक दरियाफ्त किया। जॉन्स मुलर इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी। लॉ ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी एक्सप्लेन दैट ईच स्पेसिफिक नर्व एक्साइटेड बाय ओनली वन स्पेसिफिक एनर्जी, एयर और लाइट वाइब्रेशन। उसने कहा कि कोई भी अगर आपका जो नर्व है वो जो आपकी डेफिनेटली आपका जो ब्रेन है वो नर्व सेल्स के थ्रू बना हुआ है, वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के थ्रू बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी, चाहे वो लाइट हो चाहे वो एयर हो, तो उसकी वजह से जो आपके नर्व्स हैं ब्रेन के वो मोटिवेट होते हैं, एक्साइट होते हैं और ट्रिगर होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। उसके बाद आ गया जनाब, फर्स्ट पर्सन हु मेजर द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स वाज हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज। हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज वो पहला बंदा था जिसने नर्व इम्पल्स की, जो आपकी ब्रेन में एक नर्व इम्पल्स चलती है, इंफॉर्मेशन को कैरी करती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक या डेंड्राइट से टर्मिनल बटन्स तक, तो उसकी नर्व इम्पल्स की स्पीड कितनी है। सर चार्ल्स शेरिंगटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द साइनैप्स। साइनैप्स क्या है, यू नो वेरी वेल, द गैप बिटवीन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड टू सिनेप्टिक न्यूरॉन, यानी दो न्यूरॉन्स के दरमियान में जो गैप होता है, यानी न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स के और दूसरे के डेंड्राइट्स के दरमियान जो गैप होता है उसको हम साइनैप्स कहते हैं, उसको साइनैप्टिक गैप भी कहते हैं, उसको साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। तो उसको पहली दफा सर चार्ल्स शेरिंगटन ने अपनी जो स्टडी में दरियाफ्त किया था। तो दैट वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द न्यूरोसाइकोलॉजी। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इंशाल्लाह इसको आप इसको रिवाइज भी करें, बार बार पढ़ें इसको, होपफुली आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल जो नॉलेज बेस्ड जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेगी। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम साइकोलॉजी में जो एक गैप आ चुका है, जो साइकोलॉजी एक मुश्किल सब्जेक्ट लगता है लोगों को ड्यू टू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश में उनको मुश्किल लगता है, तो हम उसको आसान तरीके से उर्दू में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए जो साइकोलॉजी के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं, उनको उनके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हों, ताकि उनको किसी भी किस्म की ना इम्तिहान में परेशानी हो, ना डेली लाइफ में परेशानी हो, ना किसी भी जॉब के दौरान उनको परेशानी हो। सो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।